देखो बेटा एक क्वेश्चन दिया था आपको, ये सोल्व करते हैं बेटा अपन। हाँ बेटा समझिएगा, एन एलिमेंट विद मोलर मास का दिया हुआ है बेटा, एक क्यूबिक यूनिट सेल बना रहा है, वो भी एज लेंथ कितनी 405 पिकोमीटर के साथ में, और इसकी डेंसिटी गिवन है बेटा। आपको नेचर पूछी गई है क्यूबिक यूनिट सेल की बेटा, कि सिंपल क्यूबिक है कि बॉडी सेंटर क्यूबिक है या फेस सेंटर क्यूबिक है। तरीका क्या होगा बेटा, भाई डेंसिटी गिवन है z, स्पीसीज का जो भी है उसका मोलिकुलर वेट, या मैं कहूँ बेटा मोलर मास आ जाएगा बाई Na इंटू एज लेंथ का क्यूब हो जाएगा बेटा। डेंसिटी कितनी गिवन है भाई, डेंसिटी गिवन है बेटा 2.7 इंटू 10⁻³ ध्यान दीजिए किलोग्राम पर मीटर क्यूब में है बेटा, यूनिट का ध्यान देंगे बेटा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में है। z मैं यहाँ से सोल्व करूंगा, क्योंकि z अगर 1 आया तो सिंपल क्यूबिक बोल दूंगा, 2 आया तो बीसीसी बोल दूंगा, और 4 आया तो बेटा एफसीसी बोल दूंगा। ठीक है, z यहाँ पर मैं सोल्व करूंगा। मोलर मास कितना दिया हुआ बेटा, इसका मोलर मास दिया हुआ है 2.7 इंटू 10⁻²। ध्यान दीजिएगा क्योंकि डेंसिटी में भी किलोग्राम यूनिट थी और मोलर मास में भी बेटा किलोग्राम यूनिट है, तो दोनों यूनिट किलोग्राम किलोग्राम कैंसिल आउट हो जाएंगी बेटा, इसलिए मैं दोनों ही यूनिट को चेंज नहीं करूंगा, इधर भी किलोग्राम इधर भी किलोग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा। Na की वैल्यू कितनी है बेटा 6 इंटू 10⁻23 रही है, और एज लेंथ कितनी दी है 405 पिकोमीटर, तो 405, क्योंकि होल क्यूब है तो 3 बार लिख लूं बेटा, और साथ में रुको बेटा काम पूरा नहीं हुआ भाई। ए अगर आपको 405 पिकोमीटर दिया हुआ है, अगर मैं इसे मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो एक बेटा कितना आ जाएगा -12 मीटर हो जाएगा बेटा। और बेटा खास ध्यान दीजिएगा कि डेंसिटी की यूनिट क्या थी बेटा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी एज लेंथ आपको मीटर में ही पुटअप करनी है। अच्छा ए क्यूब अगर है बेटा तो -12 का क्यूब आएगा, ये 3 बार आएगा ना बेटा, तो -12 का क्यूब कितना हो जाएगा -36। अरे समझे कि नहीं समझे बेटा, इसे सोल्व करना है आपको। देखिएगा बेटा किस तरह से सोल्व करें अपन। अगर मैं यहाँ पर डेसिमल लगा दूं, एक डेसिमल यहाँ पर एक डेसिमल यहाँ पर, तो 2 0 इधर लिए 2 इधर लिए 2 इधर ले बेटा, 10⁻6 लिया तो ये कितना बचेगा -30 प्लस का 23, और बेटा -30 कितना बचेगा -7। अच्छा बेटा ये -7 ऊपर जाके कैसा होगा +7 हो जाएगा। अच्छा बेटा -2 से कैंसिल करूं तो ये 5 बचेगा, और इस 10⁻3 से कैंसिल करूं तो 10⁻2 बचेगा बेटा। यही तो सिचुएशन होगी, 2.7 से 2.7 कैंसिल आउट। क्रॉस में चेक करिएगा अच्छे से बेटा, तो z बराबर क्या मिल रहा है, देखो z एक तरफ रखेंगे, बाकी सब क्रॉस में ऊपर चले जाएंगे। 6 ये 4.05 4.05 बेटा, और ये क्रॉस में 10⁻2 मतलब 100 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा बेटा। मुझे बताइए 4 इंटू 4 कितना होगा, अप्रोक्स 16 आ जाएगा बेटा। ठीक है, और 16 को अगर बेटा आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग क्या 96 आएगा क्या भाई, और लगभग ये आया तो ये कैंसिल होकर लगभग कितना आ रहा है, z की वैल्यू 4 आ रही है अप्रोक्सली बेटा, और z की वैल्यू 4 आ रही है, दैट मींस कैसी यूनिट सेल है, एफसीसी फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल ये था बेटा। क्लियर है भैया ये सवाल आपको बेटा। नेक्स्ट सवाल आ जाता है इसके अंदर बेटा, एक और सवाल आपको दिया था क्या कि नायोबियम जो है बेटा वो क्रिस्टलाइज हो रहा है बीसीसी मैनर में, बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर में, और उसकी डेंसिटी आपको गिवन है, डेंसिटी भी दे दी गई है। एटॉमिक रेडियस ऑफ नायोबियम आपसे पूछी गई है बेटा, आर ऑफ नायोबियम आपसे पूछा गया है, और डेंसिटी आपको दी गई है बेटा। एक सिंपल सी चीज कहाँ से अपन दिमाग लगाएं, इसमें क्या सोच सकते हैं कि भैया नायोबियम की नायोबियम की रेडियस आपको चाहिए बेटा कुल मिलाकर, और बीसीसी स्ट्रक्चर है तो बीसीसी के लिए क्या रिलेशन होता है बेटा, एज लेंथ और रेडियस में बेटा, तो बीसीसी के लिए रिलेशन होता है क्या, √3a = 4r होता है कि नहीं होता भाई, बीसीसी के लिए यही रिलेशन होता है बेटा। अगर आपका बेटा कहीं से एज लेंथ का जुगाड़ हो जाए तो रेडियस भी मिल जाएगी बेटा। क्या करेंगे अपन इसमें,
डेंसिटी Z मोलर मास बाय Na इंटू ए क्यूब। चेक करते देखिए बेटा, डेंसिटी कितनी है 8.55। Z की वैल्यू बेटा, क्योंकि BCC बोल दिया गया है तो BCC की वजह से बेटा Z बराबर तय है कि कितना रहेगा 2 रहेगा बेटा। मास कितना दिया हुआ है 93 दिया हुआ है बेटा, ये हो गया 6 इंटू 10⁻23। और बेटा यहां से मैं एक ही वैल्यू सोल्व करूंगा, एक ही वैल्यू सोल्व करूंगा बेटा यहां से मैं। अच्छा, कुछ अगर कैलकुलेशंस आप कर लेते हैं बेटा, तो 2 से कैंसिल करो 3 आएगा, 3 से कैंसिल करो बेटा ये आ गया 31। ठीक है भैया, तो यहां से ए क्यूब क्रॉस में ऊपर ले जाएंगे, 31 क्रॉस में ऊपर ही रहेगा बेटा, और ये 8.55 क्रॉस में नीचे आएगा, ये 10 की पावर 23 ऊपर जाएगा, तो कैसा हो जाएगा 10 की पावर -23 हो जाएगा क्या बेटा? होगा कि नहीं होगा? अप्रोक्स अगर मैं कैलकुलेट करूं बेटा 83, हाँ भाई 3 आएगा बेटा, 83 कितना होगा 24, और ये 0.55 है बेटा, 1.5 और मिल जाएगा, और बेटा 25.5। ठीक है, अब बेटा सॉरी, कुल मिलाकर 31 में से 25.5 माइनस होगा तो 5.5 के आसपास आपका बचा हुआ है, तो डेसिमल लगाना पड़ेगा बेटा। डेसिमल लगाओगे तो ये कितना हो जाएगा 55 के आसपास बेटा, ये 6 के आसपास चला जाएगा कुल मिलाकर, 3.6 इंटू 10⁻23 के आसपास ही आ गया। अगर बेटा मैं इसमें कन्वर्जन कर लूं, एक पॉइंट को आगे डिस्प्लेस कर दूं, तो 36 लेने पर कितना हो जाएगा -24, तो a बराबर कितना हो जाएगा बेटा, देखिएगा ये तो रह जाएगा 10 की पावर -8। और बेटा थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, अब आप मुझे बताइए बेटा कॉमन सेंस लगाने पर कि 3 इंटू 3 अगर लेते हो तो कितना आता है 27, जबकि ये 36 बेटा, यानी कहीं ना कहीं ऑब्वियस सी बात है बेटा, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 3 से तो ये ज्यादा ही रहेगा। 3 से क्या रहेगा बेटा, ज्यादा की कैटेगरी रहनी तय है बेटा, 3 से ज्यादा ही रहेगा। और लगभग अगर मैं कहूं तो अप्रोक्सली बेटा ये 3.4 3.5 के आसपास आ जाता है बेटा ओवरऑल। अब मुझे बताइए ये किस यूनिट में मिला, मुझे जो एज लेंथ मिली है, इसी को कोर लेंथ भी बोलते हैं, ये मुझे किस यूनिट में मिली, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। डेंसिटी था बेटा किसमें, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, यानी ये जो ए मिला है आपको किस यूनिट में मिला है, सेंटीमीटर में मिला है बेटा। अगर मैं इसे बेटा मीटर में कन्वर्ट कर लूं तो 3.4 इंटू 10⁻10 मीटर हो जाएगा बेटा। अगर इसी को मैं पिकोमीटर में कन्वर्ट करना चाहूं बेटा, तो ऊपर पिकोमीटर डिवाइड में पिकोमीटर रहेगा बेटा। मैं ऐसा इसलिए कन्वर्जन कर रहा हूं क्योंकि बेटा जनरली एग्जाम में जो आपको आंसर दिया गया होगा इस सवाल का वो पिकोमीटर में दिया होगा, तो वो भी कन्वर्जन आना चाहिए बेटा। जिसमें कन्वर्ट करना उससे ऊपर नीचे बेटा मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। पिकोमीटर की अगर मैं बात करूं ये तो आपको चाहिए, और ये कितना हुआ -12 मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल आउट बेटा, -12 ऊपर जाएगा तो प्लस, कुल मिलाकर 340 पिकोमीटर आया। क्या ये आंसर है क्या? बिल्कुल नहीं है। अरे भाई ये क्या आई है, अभी एज लेंथ आई है बेटा, एज लेंथ मिली है अभी अपन को भाई, जाना है रेडियस तक, 340 पिकोमीटर एज लेंथ मिली। हाँ भैया यहाँ पर पुटअप कर दीजिए बेटा, √3 की वैल्यू कितनी होगी भाई, 1.73 के अप्रोक्स रहेगी क्या? अरे एक ही वैल्यू कितनी मिल गई 340 पिकोमीटर। आर आपको सोल्व करना था, 4 से ये डिवाइड होगा बेटा। क्या तरीका समझ आया क्या बेटा आप लोगों को? हाँ भैया ये कितना हो गया 4 4 8 32, रिमेनिंग 2 85 इंटू 1.73 पिकोमीटर। अरे क्या तरीका समझ आया क्या बेटा कि कैसे सोल्व करना है? बहुत सिंपल है, डेंसिटी पुटअप की और एज लेंथ आपने निकाली। रही बात कैलकुलेशन की तो बेटा उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी होती है, सीधी सी बात है भाई। और एज लेंथ से बेटा आप, क्योंकि बीसीसी स्ट्रक्चर है तो आपने क्या अप्लाई कर दिया बेटा, √3a बराबर 4r, क्योंकि कैसी स्ट्रक्चर है बीसीसी। अगर बीसीसी है तो क्या अप्लाई कर दोगे बेटा, √3a बराबर 4r आपने अप्लाई कर दिया। क्या समझ आया बेटा? एक तरह का सवाल और है इसके अंदर बेटा, पढ़िए एक बार इसको अच्छे से। क्या लिखा हुआ देखिए बेटा, कि एनालिसिस शोज दैट निकिल ऑक्साइड हैज द फॉर्मूला
निकिल 0.98O, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ निकिल एग्जिस्ट एज Ni2 प्लस एंड Ni3 प्लस आयन बेटा। ऐसे सवालों को सोल्व करने का एक बेटा मेथड है। क्या मेथड है देखिए कि निकिल 0.98O आपके पास था। सबसे पहले आप क्या करोगे कि यहाँ इसकी बेटा एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे। तरीका क्या, वो ही बेटा नॉर्मल तरीका जो हमेशा फॉलो होता है कि निकिल के जैसे भाई सिंपल तरीका क्या होता है बेटा, जैसे Al2O3 होता है तो मुझे अगर इसकी निकालनी हो तो 2x - 6 ऐसे ही चलता है ना बेटा, तो वही तरीका फॉलो होगा। 0.98x - 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया 2/0.98, और ये दोनों क्रॉस में ऊपर डेसिमल शिफ्ट करोगे चला जाएगा। 98 से डिवाइड किया 2, कितना रहा बेटा 196। हाँ बेटा रिमेनिंग कितना है, अरे 4 है क्या, 4 बच गया कुल मिलाकर बेटा। अब 4 है तो 98 से डिवाइड होगा नहीं बेटा, एक काम करता हूँ डेसिमल में लगा दूंगा तो 40 हो जाएगा, अभी भी डिवाइड नहीं होगा, 0 लगा दो 400 आ जाएगा, अब डिवाइड हो रहा है बेटा। कितने टाइम्स आएगा 4 टाइम्स बेटा, तो कुल मिलाकर 2.04 आ गई इसकी एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा। अब क्या होगा, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर, अब बेटा इसने क्या बोला है कि निकिल +2 वाला और एक है इसमें निकिल +3 वाला, दोनों का फ्रैक्शंस पूछा है बेटा। मान लीजिए मैं इसको परसेंटेज में अगर सोल्व करूं और इसका x परसेंटेज मानता हूं, भाई निकिल 2+ का मैंने कितना परसेंटेज मान लिया, x परसेंटेज मान लिया, और बेटा परसेंटेज कितने में से होता है 100 में से होता है। अगर आपने इसका x% माना तो निकिल 3+ का कितना होगा 100 - x होगा कि नहीं होगा बेटा। यहां से क्या आ जाएगा बेटा निकिल 2+ के लिए कि +2 × x, और दूसरा क्या है बेटा निकिल का +3 × 100 - x, और टोटल कितना हो गया बेटा, टोटल हो गया दोनों का 100 कि एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहा बेटा कि निकिल +2 की स्टेट इनटू उसका फ्रैक्शन, और बेटा निकिल +3 की स्टेट इनटू उसका फ्रैक्शन। बेटा परसेंटेज में मैंने सोल्व कर लिया है भाई, 100 से 100 के हिसाब से चल रहा है मामला। सोल्व करें तो क्या रहा बेटा 204, ये रहा 2x 300 - 3x, बेटा 300 को लेफ्ट में ले आओगे माइनस का 94, सॉरी कितना बचेगा बेटा माइनस का 96 बचेगा ना बेटा, इधर -x तो x बराबर आ गया 96%, और ये किसका परसेंटेज हुआ, ये हुआ निकिल 2+ का। तो निकिल 3+ का परसेंटेज कितना हो जाएगा भैया, 100 में से इस 96 को माइनस कर दो तो 4% आ जाएगा किसका, निकिल 3+ का। अरे क्या कंडीशन समझ आई क्या बेटा आप लोगों को कि कैसे सोल्व करना है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है बेटा इसके बाद में क्लोज पैकिंग इन आइडेंटिकल स्फीयर्स। क्लोज पैकिंग इन आइडेंटिकल स्फीयर्स, समझिएगा बेटा, इसको अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले बेटा क्लोज पैकिंग की अगर बात करूं तो साथ चालू करेंगे अपन किससे, 1 डायमेंशनल कंडीशन से बेटा, 1D से, 1 डायमेंशनल कंडीशन से स्टार्ट करेंगे। 1 डायमेंशनल कंडीशन क्या क्या होगी बेटा, 1 डायमेंशनल में क्या होगा कि आपके पास में ओवरऑल एटम को स्फेरिकल शेप्ड मान लिया गया है, और एक एटम के बेटा बिल्कुल अटैच करते हुए एक रो में अरेंज करते हुए एटम्स उसके चारों तरफ, सॉरी उसके साइड में अरेंज होते चले जाएंगे, चारों तरफ नहीं बेटा सिर्फ एक रो में चलेंगे। क्यों, क्योंकि बेटा मैं सिर्फ 1 डायमेंशनल की बात कर रहा हूं, यानी बेटा इन ए रो, सिर्फ एक रो में अरेंज होंगे बेटा, कि एटम्स जो हैं बेटा वो एक रो में अरेंज कर दिए गए हैं साइड बाय साइड, वो भी एक दूसरे को टच करते हुए। इससे ज्यादा पास तो आ ही नहीं सकते भाई, एटम लिया उसको टच करते हुए, एक और एटम मैंने प्लेस कर दिया, फिर एक और एटम लिया उसे टच करते हुए प्लेस कर दिया, तो एक रो में मैंने इनको अरेंज कर दिया। एक टर्म होती है बेटा यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बेटा, ये होता है नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स।
उनका क्या नंबर, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स बेटा, उसे क्या कह दिया जाता है, उसे कह देते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो वो सिंपल सी चीज है बेटा कि अगर मैं कोई भी स्फीयर इसमें कंसीडर कर लूं, मान लीजिए मैंने ये स्फीयर कंसीडर कर लिया, तो ये जो स्फीयर मैंने कंसीडर किया बेटा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना मिला मुझे, ये कितनों को टच कर रहा है, सिर्फ 2 को टच कर रहा है बेटा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ गया, 2 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है बेटा। क्या ये बहुत सिंपल सा 1 डायमेंशनल पैकिंग आपको समझ आई बेटा? एक रो की बात चल रही है, 1 डायमेंशनल से बेटा अपन शिफ्ट होके बढ़ेंगे 2 डायमेंशनल की ओर। ये तो बात हुई किसकी बेटा, ये बात थी सारी की सारी 1 डायमेंशनल की, एक डायमेंशन की बेटा। अब एक डायमेंशन से मैं जाऊंगा 2 डायमेंशनल बेटा। अब 2 डायमेंशन में समझिए बेटा, थोड़ा रुक के बना लेना भाई, थोड़ा समझ लो फिर पोज कर लो, फिर बना लो, फिर समझ लो, फिर पोज कर लो, फिर बना लो, ऐसे चलो बेटा। ऐसा नहीं कि सिर्फ सुनते ही रहो, ये भी ठीक नहीं है, और सिर्फ लिखते ही रहो, ये भी ठीक नहीं है बेटा। थोड़ा समझो, आ जाए समझ में, पोज करो, बना लो, फिर थोड़ा सुनो, ऐसे चलते रहो। 2 कंडीशन पॉसिबल है बेटा, देखिएगा। पहली कंडीशन, स्फीयर ऑफ सेकंड रो आर जस्ट below of spheres of फर्स्ट रो। कि सेकंड रो के जो स्फीयर है बेटा, वो पहली रो के जस्ट नीचे की तरफ आएंगे, या जस्ट ऊपर भी बोल सकते हो, जस्ट अबव भी बोल सकते हो, जस्ट बिलो भी बोल सकते हो। जैसे ही बेटा मैं इसका डायग्राम आपको रिप्रेजेंट करूंगा, आपको स्थिति बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगी बेटा। ये सिचुएशन है, ये एक रो बनी हुई है, देखते रहिए बेटा, इधर एक रो बनी हुई, दूसरी रो के स्फीयर बेटा जस्ट इसके नीचे, बिल्कुल अलाइंड आते हुए, अलाइनमेंट के साथ बेटा। अगली रो के जो स्फीयर है वो भी जस्ट इसके नीचे बेटा, एग्जैक्ट सिचुएशन फॉलो करते हुए, ये सिचुएशन। और दूसरी कंडीशन क्या बनेगी बेटा, दूसरी कंडीशन है spheres of second row are in depressions of first row spheres। समझाता हूं कि ये पहली रो है बेटा, अब सेकंड रो के स्फीयर में क्या बोल रहा हूं कि बेटा जस्ट इसके बिलो नहीं आ रहे बेटा, वो यहां पर छोड़े गए डिप्रेशंस, जो खाली जगह है ना बेटा, एक तरह से ये वाला जो एरिया है ना बेटा, ये वाला हिस्सा यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है बेटा, ये वाला हिस्सा इन दोनों स्फीयर के डिप्रेशन में आ रहा है। तो बेटा यहां पर अरेंज्ड हुआ, इस तरह से चलता है, और फिर वापस से बेटा इन दोनों का डिप्रेशन जो है वो यहां पर है, और इसी को आगे बढ़ा दूं तो ये सिचुएशन मुझे मिल रही है। तो यहां जो सिचुएशन मिली बेटा वो क्या मिली, ए, वो भी कौन सा, 2D, 2 डायमेंशनल। भाई वो 1 डायमेंशनल था, ये कैसा मिल गया मुझे, 2 डायमेंशनल मिल गया बेटा। और अगर आप देखें यहां पर तो ये ए है। अच्छा बेटा ये वाली जो रो मिली क्या पहले के जैसी है कि पहले से अलग है, ये बेटा ये वाली रो पहले से अलग है क्योंकि पहले के डिप्रेशंस में। और तीसरी जो रो मिली मुझे वापस से पहली मिली, तो बेटा ये हो गया 2 डायमेंशनल का ए बी अरेंजमेंट, और ये हो गया 2 डायमेंशनल का बेटा ए अरेंजमेंट।
बात आती है बेटा इनके नाम की। बहुत सिंपल है कि बेटा यहां पर आपने ये स्फीयर सेलेक्ट किया एक, मुझे बताइए कि ये जो स्फीयर है बेटा ये कौन कौन से स्फीयर को टच कर रहा है। देखो इस ऊपर वाले को टच कर रहा है, इस लेफ्ट वाले को, इस राइट वाले को, इस नीचे वाले को। बेटा इन चारों स्फीयर को ये टच कर रहा है बेटा, और इन चारों स्फीयर को अगर ये टच कर रहा है 1 2 3 4, तो बेटा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इनके सेंटर को अगर मैं मिला दूं जिनको ये टच कर रहा है बेटा, तो क्या मिला, एक स्क्वायर मिला क्या बेटा, अरे मिला कि नहीं हुआ, मिला। तो बेटा इसे मैं क्या कहूंगा, स्क्वायर 2D क्लोज पैकिंग। क्या नाम हो जाएगा इसका, स्क्वायर 2D क्लोज पैकिंग बेटा, स्क्वायर 2D। अरे समझे कि नहीं समझे। यहां पर बेटा मुझे बताइए, आराम से देख लो मैं क्या लिख रहा हूं, ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, हॉरिजॉन्टल दैट मींस लेफ्ट टू राइट। क्या मुझे बताइए यहां पर हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट देखने को मिल रहा है क्या, अरे हॉरिजॉन्टल अगर मैं चलता हूं इनके सेंटर्स को मैं मिलाता हूं तो एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, यानी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट बिल्कुल है। क्या वर्टिकल अलाइनमेंट भी है क्या, अरे बोलो, ऊपर से नीचे आओगे तो भी बेटा बिल्कुल सेंटर इनके मिलेंगे। तो इसमें वर्टिकल अलाइनमेंट भी है, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट भी है और वर्टिकल अलाइनमेंट भी है, इसमें दोनों तरह का अलाइनमेंट प्रेजेंट है। और नाम क्या हो गया, स्क्वायर 2D क्लोज पैकिंग बेटा। जब एक रो के नीचे वाली रो के स्फीयर जो है बेटा जस्ट उसके बिल्कुल नीचे आ रहे हैं, डिप्रेशन में नहीं आ रहे, बिल्कुल नीचे आ रहे हैं। आई बात समझ में बेटा। नेक्स्ट एक छोटा सा पॉइंट और है इसमें, अगर आप अच्छे से देख पा रहे हैं बेटा, तो यहां जो बीच में इन चारों स्फीयर के बीच में वॉइड बना है, देखिएगा ये 4 स्फीयर बेटा, इस वॉइड को अगर आप देख रहे हैं अच्छे से बेटा, तो क्या ये वॉइड आपको मुझे बताइए बेटा, क्या एक स्क्वायर के जैसा दिखाई दे रहा है क्या बेटा। यानी यहां जो वॉइड जनरेट होता है बेटा वो कैसा वॉइड जनरेट होता है बेटा, यहां वॉइड जनरेट होता है स्क्वायरिक वॉइड। अरे कैसा वॉइड जनरेट होता है, स्क्वायरिक वॉइड जनरेट होता है। तो बेटा खास खास बातें क्या आ गई कि एक रो के जस्ट बिलो दूसरी रो आई, या एक रो के जस्ट ऊपर दूसरी रो आ गई बेटा। दूसरा पॉइंट की कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ गया, क्योंकि इसमें एक स्फीयर 4 को टच कर रहा था। अच्छा, जिनको टच कर रहा था उनके सेंटर्स को मिला दिया जाए तो एक स्क्वायर मिला, तो नाम क्या हो गया, स्क्वायर 2D क्लोज पैकिंग। इसमें हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट भी है और वर्टिकल अलाइनमेंट भी है, और जो वर्ड मिला वो दिखाई दे रहा है, साफ साफ रटना नहीं है, कैसा स्क्वायरिक वर्ड आपको मिला बेटा, नाम क्या हो गया, 2D स्क्वायरिक। अरे समझे क्या भाई। नेक्स्ट इसके डिटेल पे आते हैं बेटा अब अपन, इधर देखिएगा, वो ही सिमिलर रेंज फॉलो करो कि कोई भी एक स्फीयर सेलेक्ट कर लो, ये लो बेटा, ये सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब ये स्फीयर बेटा कितने स्फीयर को टच कर रहा है, देखिएगा 1 2 3 4 5 6, यानी बेटा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। मुझे बताइए कि अगर आप इनको बेटा इनके सेंटर को मिला दो तो क्या मिलेगा, एक स्क्वायर मिलेगा कि हेक्सागन मिलेगा। देखिए बेटा, अरे क्या प्राप्त हो रहा है, बोलो ना, क्या मिल रहा है, एक हेक्सागन मिल रहा है बेटा। तो नाम क्या हो जाएगा इसका बेटा, इसका नाम हो जाएगा 2D हेक्सागन क्लोज पैकिंग। अरे क्या नाम हो जाएगा बेटा, 2D हेक्सागन क्लोज पैकिंग नाम हो जाएगा इसका। इसका क्या है बेटा, 2D स्क्वायर बोल दो, अरे स्क्वायर 2D लिखो, 2D स्क्वायर लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। कंसेप्ट पे ध्यान दो बेटा कि क्या हुआ कि स्फीयर जो था उसको, अरे चारों तरफ जो स्फीयर थे उनके सेंटर को अगर मिलाया तो हेक्सागन मिल गया, और 2 डायमेंशनल चल रहा था, तो बेटा क्या नाम दे दिया, 2D हेक्सागन क्लोज पैकिंग इसका नाम हो गया। अगला पॉइंट आप खुद सोचिए, क्या इसमें हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट और वर्टिकल अलाइनमेंट दोनों है या कोई एक है बेटा, और कौन सा है, आराम से देख लीजिए। हॉरिजॉन्टल मतलब आपको लेफ्ट टू राइट चेक करना है। अगर आप लेफ्ट टू राइट इनके सेंटर्स को मिलाएंगे तो क्या एक बेटा बिल्कुल चारों सेंटर्स मिलते चले जाएंगे, बिल्कुल मिलेंगे, यानी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट तो है इसमें।
क्या वर्टिकल अलाइनमेंट है? देखो बेटा, इसका सेंटर ये रहा और इसका सेंटर यहाँ है, क्या मिल रहा है? क्या नहीं मिल रहा, तो वर्टिकल अलाइनमेंट नहीं है। हाँ, माना कि एक रो छोड़ के फिर वापस अलाइनमेंट मिलेगा, लेकिन ओवरऑल वर्टिकल अलाइनमेंट नहीं है। समझे क्या बात को बेटा? क्लियर है स्थिति यहां तक की बेटा? अगला पॉइंट कि यहां पर वॉइड कैसे जनरेट हुए, देखते जाइए बेटा। अगर आप गौर से देख पा रहे हैं बेटा, तो आपको यहां पर ट्रायंगुलर वॉइड दिखाई देंगे। क्या ये ट्रायंगुलर वॉइड आपको दिखाई दे रहे हैं बेटा? और देखिए, अभी काम पूरा नहीं हुआ, देखते रहिए इधर। क्या ये वॉइड भी दिखाई दे रहे हैं क्या? तो बेटा वॉइड तो दोनों ही ट्रायंगुलर है। अरे वॉइड तो दोनों ही ट्रायंगुलर हैं बेटा, ट्रायंगुलर है। लेकिन आपने गौर किया हो तो ट्रायंगुलर वॉइड भी कितने तरह के जनरेट हुए? दो तरह के। अपवर्ड, जिनका जो पॉइंट है वो ऊपर की तरफ है, और बेटा डाउनवर्ड। अरे कितने तरह के ट्रायंगुलर वॉइड बने बेटा? वॉइड तो बने इसमें कौन से? ट्रायंगुलर, बिल्कुल ट्रायंगुलर वॉइड बने बेटा, बार बार बोल रहा हूं, ट्रायंगुलर वॉइड बने। लेकिन कितने तरह के? दो तरह के बेटा। अरे कौन कौन से भाई? अपवर्ड भी है और डाउनवर्ड भी है बेटा। अरे स्थिति कुछ क्लियर हुई कि नहीं हुई भाई? ये आपके पास दो सिचुएशन बन के आ गई है। जब मैं वन डायमेंशनल रो से टू डायमेंशनल कंडीशन पे चला गया। अच्छा बेटा, मुझे बताइए कि जब टू डायमेंशनल बन रहा है तो एक लेयर बन रही है कि दो लेयर? लेयर, रो और लेयर में अंतर जानते हो ना बेटा? रो अलग बात, लेयर अलग बात। ये क्या है? रो है बेटा, ये रो है। और बहुत सारी रो अरेंज कर दी गई, बहुत सारी रो अरेंज कर दी गई, तो ये जो सिचुएशन बनी वो क्या बनी बेटा? ये बनी एक लेयर, मैं इसे बोलूंगा मोनोलेयर। ये जो सिचुएशन बनी ना बेटा, ये कौन सी सिचुएशन बनी? मोनोलेयर। जब मैं 1D से किस में शिफ्ट हो गया? 2D में शिफ्ट हो गया बेटा। क्या यहां तक की बात आपको क्लियर है बेटा? बहुत सिंपल है कि एक रो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। जब 1D से 2D में गए तो हो सकता है एक रो के नीचे स्फीयर जो आए वो उसके जस्ट एग्जैक्टली नीचे आ जाए या जस्ट एग्जैक्टली ऊपर आ जाए, तो मिलेगा स्क्वायर 2D क्लोज पैकिंग बेटा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, स्क्वायरिक वॉइड मुझे मिला, उसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरह का अलाइनमेंट प्रेजेंट है। इसकी अगर मैं बात करूं हेक्सागोनल की बेटा, अच्छा एक और बात कि उसमें टू डायमेंशनल का कौन सा रिप्रेजेंटेशन मिला? ए मिला। फिर अगर बेटा डिप्रेशंस में अगर आए बेटा तो क्या मिला? हेक्सागन 2D क्लोज पैकिंग बेटा। दूसरी बात कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट तो है पर वर्टिकल अलाइनमेंट इसमें देखने को नहीं मिला। और कैसा अरेंजमेंट मिला? ए बी वो भी किसमें? 2D में ए बी अरेंजमेंट देखने को मिला बेटा। यहां जो पैकिंग फ्रैक्शन प्राप्त होता है वो मिलता है 52.4%। और यहां जो पैकिंग फ्रैक्शन मिलता है, अगर मैं वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं बेटा, पैकिंग फ्रैक्शन की वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, क्योंकि बेटा ओवरऑल सिचुएशन क्या है कि ओवरऑल सिचुएशन ये है बेटा, जैसे मान लीजिए कि ये सिचुएशन है मेरे पास, अच्छे से देखिएगा कि ये एक बेटा रो है, ठीक है। अब देखिए एक रो जो है बेटा, बॉल की ये वाली रो बेटा, ये वाली रो दिखाई दे रही होगी आपकी, जिसमें 3 बॉल ये हैं बेटा। इनका ये डिप्रेशन था यहाँ पर बेटा। अरे क्या था भाई? ये था यहाँ पर, क्या था बेटा? डिप्रेशन था। तो इस डिप्रेशन के ऊपर ये बॉल आ गई, इस डिप्रेशन के ऊपर ये बॉल आ गई बेटा। ये सिचुएशन थी बेटा मेरे पास यहाँ पर।
अरे समझे कि नहीं समझे, मैं इस सिचुएशन की बात कर रहा हूँ। अब इसमें भी क्या मैं पैकिंग फ्रैक्शन के लिए वॉल्यूम निकाल सकता हूँ? क्या निकाल सकता हूँ? कैसे समझो बेटा कि ओवरऑल बेटा मैं बात तो लेयर की कर रहा हूँ कि भाई एक लेफ्ट टू राइट जा रहा है और एक ऊपर से नीचे आ रहा है बेटा, लेकिन कम से कम जो बॉल है उसकी बेटा मोटाई भी तो होगी ना बेटा, विड्थ भी तो आएगी ना बेटा, इसलिए मैं इसमें पैकिंग फ्रैक्शन का वॉल्यूम निकालूंगा तो वो लगभग आता है 60.5% के आसपास। कितना आ जाता है? अप्रोक्सली 60.5 60.4% के आसपास आ जाता है बेटा। इसका डेरिवेशन भी मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे आया, ये और ये बिल्कुल बताऊंगा दोनों का डेरिवेशन, लेकिन ध्यान से सुने कि इन दोनों का डेरिवेशन एनसीईआरटी में नहीं है और ना ही आज तक पूछा गया है। समझ रहे हो ना बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि एनसीईआरटी की डिटेल जो थी 1D से 2D वाली, अभी 3D में भी जाएंगे उसकी बात नहीं कर रहा, पर 1D से 2D की जो डिटेल थी, 2D की डिटेल एनसीईआरटी के हिसाब से बात खत्म हो चुकी है, या मैं कहूँ सवालों के हिसाब से बात खत्म हो चुकी है। लेकिन बेटा कुछ को रहता है कि नहीं हमें बताया ही नहीं गया कि ये कैसे आया, तो बेटा देखो ऐसी बात नहीं है कि नहीं बता रहा, देखो इधर कि कैसे आया। भाई पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा अगर वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में सोल्व कर रहे हो तो बेटा ऑक्यूपाइड वॉल्यूम बाय अवेलेबल वॉल्यूम इनटू 100% बेटा, यही तो होगा ना बेटा। 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग में अगर वो मैं परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन का निकालना चाहूं तो देखिए बेटा ऑक्यूपाइड वॉल्यूम क्या रहेगा कि Z मतलब नंबर ऑफ एटम्स बेटा, कि जो भी मैं वॉल्यूम डिसाइड कर रहा हूं उसमें कितने एटम आ रहे हैं, तो बेटा नंबर ऑफ एटम हो गए, और 4/3 पाई आर क्यूब क्या हुआ, एक एटम का वॉल्यूम हो गया बेटा। और यहां पर ये बेटा वॉल्यूम जो होगा अवेलेबल वॉल्यूम। मुझे बताइए अवेलेबल वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो जो हिस्सा मैंने सेलेक्ट किया है उसमें आराम से देख लीजिएगा बेटा कि ये जो है ओवरऑल बेटा ये 4R को रिप्रेजेंट कर रहा है, रटो मत समझो। मुझे बताइए क्या ये बीच वाला जो है बेटा, ये बीच वाला ये 2R को रिप्रेजेंट करेगा, यहां तक R ये होगा और R ये होगा, एज इट इज बेटा ये भी क्या होगा 4R। और जो ये बॉल थी बेटा बॉल, इसकी हाइट जो होगी बेटा मुझे बताइए, ये लेफ्ट टू राइट देख लिया टॉप टू बॉटम देख लिया, लेकिन हाइट भी तो होगी ना इस बॉल की बेटा, और एक बॉल की हाइट में बेटा कितना आएगा, अरे अगर एक बॉल है बेटा मेरे पास तो उसकी हाइट में क्या 2R कवर होगा कि नहीं होगा, तो बेटा ये इसकी हाइट के हिसाब से यहाँ पर ये 2R आ गया बॉल की हाइट के हिसाब से। अरे समझे क्या भाई, तो ये अवेलेबल वॉल्यूम, ये ऑक्यूपाइड वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 100, ये जस्ट सोल्व हो जाएगा अगर मुझे किसकी वैल्यू मिल जाए, जेड की वैल्यू मिल जाए। जेड की वैल्यू कैसे सोल्व होगी बेटा, बहुत सिंपल है कि जो सेंट्रल में आपको दिखाई दे रहा है क्या वो पूरा काउंट होगा, बिल्कुल होगा बेटा। अच्छा बेटा ये वाले जो हिस्से हैं देखिएगा, ये वाला हिस्सा बेटा ये वाला आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या ये 1/2 कवर करेगा, ये वाला भी 1/2 कवर करेगा, ये वाला भी 1/2 कवर करेगा और ये वाला भी 1/2 कवर करेगा, तो 1/2 कवर करने वाले कितने आ गए, 4 आ गए। और ये जो बेटा आपको छोटे छोटे कोने में दिखाई दे रहे हैं क्या वो 1/4 कवर कर रहे हैं क्या बेटा, 1 2 3 4, तो बेटा ये 4 इंटू 1/4, तो टोटल जेड की वैल्यू एक यहाँ से मिला, 2 यहाँ से मिला, 1 यहाँ से मिला, कितना आ गया 4, पुटअप कर दीजिए बेटा, ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब 4R 2R इंटू 100। कैसे सोल्व किया समझ आया क्या बेटा, अवेलेबल वॉल्यूम में 4R इधर 4R इधर और 2R की ऊपर की हाइट भी तो आएगी ना बेटा, वो वाली कंडीशन। तो यहां से मुझे बताइएगा R क्यूब कैंसिल आउट, 4 कैंसिल आउट बेटा, तो फाइनली मुझे क्या प्राप्त हुआ, पाई/3 ऊपर था, ठीक है, और ये 2 यहाँ रहा बेटा इंटू 100%। सोल्व कर लीजिए बेटा कितना प्राप्त होगा, 52.4% बेटा। मैं कह रहा हूं कि ये डेरिवेशन नहीं है, डेरिवेशन बेटा सिंपल क्यूबिक का ही था बस अपने, ठीक है ना, इसका डेरिवेशन अपने नहीं है बेटा, फिर भी ठीक है कि कुछ को लगता है कि हाँ हमें बताया नहीं गया, डायरेक्ट रटवा दिया गया। देखो बेटा ऐसे सोल्व भी हो सकता है, लेकिन बार बार कह रहा हूं कि ये जो मैंने दोनों डेरिवेशन यहाँ लिखे हैं ये एनसीईआरटी में नहीं है, आप समझ सकते हो, समझदार हो आप खुद बेटा। नेक्स्ट चीज देखिए, हेक्सागोनल में अगर बेटा मेरे को पैकिंग फ्रैक्शन सोल्व करना है
फॉर्मूला लिख दिया है क्या कि z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय बेटा इस पूरी स्पीसीज का यहाँ का वॉल्यूम में देख रहा हूँ। और बेटा अगर बात करें एक हेक्सागन के वॉल्यूम की, ये एक हेक्सागन मान लीजिए बेटा, एक हेक्सागन है, ठीक है। अब आप इसका वॉल्यूम अगर देखना चाहते हैं तो क्या होगा, एरिया ऑफ बेस होगा भाई, इसके बेस का एरिया होगा बेटा, एरिया ऑफ बेस होगा, एरिया ऑफ बेस होगा, और बेटा हाइट ऑफ हेक्सागन होगी। अरे यही तो होगा ना बेटा। तो देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि अगर मुझे बेटा वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन चाहिए, यहाँ पर तो बेटा एक तरह से मैं कहूँ तो बेटा आपके पास एक क्यूब जैसी सिचुएशन बन रही थी। क्यूब तो नहीं था, क्यूब में सारी लेंथ इक्वल होती है बेटा, लेकिन यहाँ क्यूब जैसी सिचुएशन थी एक तरह से बेटा, ए बराबर बी और क्रॉस सी था यहाँ पर, ठीक है ना बेटा। लेकिन यहाँ पर ओवरऑल हेक्सागन सिचुएशन है। हेक्सागन का वॉल्यूम क्या रहा बेटा, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, और हाइट आपको बेटा यहाँ भी बताई थी आपको मैंने कितनी थी, 2r थी एक बॉल को कवर करते हुए। तो यहाँ भी हाइट कितनी रहेगी, हाइट तो यहाँ भी बेटा 2r ही रहेगी। अब एरिया ऑफ बेस सोल्व कैसे करें, बात ये, तो एरिया ऑफ बेस जब मैं सोल्व करूंगा बेटा, अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं अच्छे से, तो मुझे बताइए टोटल कितने ट्राइंगल मिलेंगे मुझे, आराम से सोच लो बेटा। अरे भैया ट्राइंगल कितने मिलेंगे इसमें मुझे, एक ये बना रखा है, 2 3, अरे क्या टोटल 6 ट्राइंगल मिलेंगे क्या मुझे। तो क्या आ जाएगा, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है बेटा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। ट्राइंगल का यही तो एरिया होता है ना बेटा। तो मैं क्या करूंगा, एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लूंगा और उसे किससे मल्टीप्लाई चिपका दूंगा, 6 से। एक ट्राइंगल का एरिया इंटू 6 कर दूंगा बेटा। अब यहां पर देखिए बेटा कि ट्राइंगल का बेस कितना है भाई, हाफ रहा ट्राइंगल का बेस। इस ट्राइंगल का बेस बेटा मुझे बताइएगा क्या 2r के बराबर है क्या, आराम से देख लो, देखिए इधर रटो मत, ये सिचुएशन है, मैं इसकी बात कर रहा हूं बेटा, अब समझ आ जाएगा। r यहां से कितना है बेटा, 2r, और मुझे साथ में क्या चाहिए अब बेटा, आगे मुझे जरूरत है इसमें हाइट की बेटा। तो ये मुझे हाइट सोल्व करनी है, ये मिलते ही काम हो जाएगा बेटा, ये हाइट चाहिए। और इस हाइट को सोल्व करने के लिए बेटा पाइथागोरस थ्योरम काम में ले लीजिए। ट्राइंगल मान लीजिए, किस किस को, ए बी और सी, इस ट्राइंगल को कंसिडर कर लीजिए बेटा। और पाइथागोरस थ्योरम अगर आप इसमें काम में लेंगे इस ट्राइंगल में बेटा, तो फाइनली आपको ये मिल जाएगा कितना, √3r बेटा, कितना प्राप्त हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा √3r बेटा, ये आपको मिलेगा इसके अंदर। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, हाइट कितनी मिली, √3r, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो फाइनल क्या मिल गया, 6 √3r का स्क्वायर बेटा। ये यहाँ पुटअप कर दो, क्या 6 √3r का स्क्वायर इंटू 2r, और ये जो वॉल्यूम मुझे मिला वो यहाँ पुटअप किया हुआ है। ले दे के अब कैलकुलेशन किसकी बचती है, जेड की बेटा, वो भी चेक कर लीजिए। जेड की अगर मैं बात करूं तो बीच वाला जो स्फीयर है बेटा वो पूरा एक आएगा इसके हिस्से में, और ये जो साइड में दिखाई दे रहा है ना बेटा ये वाला हिस्सा, ये ओवरऑल बेटा इस स्फीयर का 1/3 पोर्शन कवर कर रहा है। और ऐसे कितने हिस्से हैं गिनो, 1 2 3 4 5 6, तो बेटा ये टोटल जेड की वैल्यू आ गई 3। तो जेड की वैल्यू पुटअप कर दीजिए बेटा, कितनी आ गई 3। इसे आप सोल्व करेंगे, ये आपको मिल जाएगा बेटा कितना, 60.4% के अप्रोक्स से 60.5% के अप्रोक्स से मिल जाएगा आपको बेटा। इस तरह से सोल्व होता है। लेकिन मैं फिर कह दूं कि इन दोनों का डेरिवेशन जो है बेटा नॉट इन एनसीईआरटी। कुछ समझदार है, आपका काम इससे भी चल जाएगा, जो बहुत बहुत सिंपल वाली कंडीशन में, बहुत सिंपल सी कंडीशन है बेटा कि एक रो के जस्ट नीचे दूसरी रो आई, उससे स्क्वायर 2D मिला, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है बेटा।
हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरह का अलाइनमेंट है और 2 डायमेंशनल में ए अरेंजमेंट है। एक रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा भी ए है यानी सिमिलर रो है, तीसरा भी ए है मतलब फिर से सिमिलर रो है। और अगर डिप्रेशंस में आया बेटा तो हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल मिलेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया बेटा। वर्टिकल अलाइनमेंट नहीं है, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है और ए बी हो गया 2D के केस में। बस इतना काफी है बेटा। पैकिंग फ्रैक्शन सीधा ध्यान भी रख लो तो भी ठीक है, ना भी रखो तो भी कोई खास इश्यू नहीं है इन दोनों के केस में। हाँ, 3D वाले पैकिंग फ्रैक्शन आपको हमेशा ध्यान होने चाहिए बेटा। जो आपको बताए गए सिंपल क्यूबिक में 52.4% बेटा, बीसीसी में कितना था बोलो 68% बेटा, और एफसीसी में आपको सोल्व करके बताया था 74%। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, उनकी बात नहीं कर रहा था मैं। इनका डेरिवेशन भी आपको बता दिया बेटा। लिखना चाहो तो साइड में एक बॉक्स बना के लिख लीजिए और वहां लिख लीजिए नोट इन एनसीईआरटी, क्योंकि रिवीजन भी करना होता है बेटा, चीजें याद भी करनी होती है, वो चीज हमेशा दिमाग में रखो। क्या ये क्लियर है बेटा? 2 डायमेंशनल तक की पैकिंग आप लोगों को भाई, 2 डायमेंशनल तक की पैकिंग में किसी को कोई भी इशू नहीं है बेटा? चलो मैं आगे। अब बेटा जाना है 2 डायमेंशनल से कहां? 3 डायमेंशनल पे। भाई पैकिंग तो 3D तक जाएगी बेटा, तो क्या है देखो एडिंग 3D क्लोज पैकिंग, या मैं कहूं 3D पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब मुझे बताइए बेटा कि 2D में 2 डायमेंशनल स्क्वायर जब बना तो क्या एक लेयर बन चुकी का? नाम पे गौर करें, रो अलग बात, लेयर अलग बात बेटा। अब आपको बढ़ना है 2D स्क्वायर से। 2D स्क्वायर का मतलब क्या रहा कि मेरे पास एक लेयर अवेलेबल है ऑलरेडी, एक लेयर बन चुकी है, एक लेयर पहले से है और उसके ऊपर मुझे दूसरी लेयर पुटअप करनी है। यहां पर क्या था? यहां पर था बेटा रो के ऊपर दूसरी रो या रो के नीचे दूसरी रो, रो के नीचे रो। और अब जो बात चलेगी बेटा वो चलेगी लेयर के नीचे लेयर या लेयर के ऊपर लेयर। तो पहली जो सिचुएशन बनेगी इसमें बेटा वो क्या, गौर से देखिएगा लैंग्वेज को, स्फीयर्स ऑफ सेकंड लेयर, लेयर लिखा है, रो नहीं लिखा है, क्योंकि रो से लेयर बना चुके हो। अब लेयर के ऊपर लेयर आएगी, पहले रो के ऊपर क्या आ रही थी? रो आ रही थी, अब लेयर के ऊपर लेयर आएगी बेटा। अरे रो में और लेयर में अंतर जानते हो ना? ये एक रो थी और इसमें रो के नीचे एक और रो आई, नीचे एक और रो आई या ऊपर की तरफ आ रही है। अब ये एक लेयर बन चुकी, अब इस लेयर के ऊपर पूरी के ऊपर दूसरी लेयर आएगी, पूरी लेयर आएगी बेटा, ऐसे पूरी लेयर आएगी। ठीक है, तो बेटा क्या आ रहा है देखो, लैंग्वेज पे गौर करिए। स्फीयर ऑफ सेकंड लेयर आर जस्ट अबव और बिलो भी बोल सकते हो, स्फीयर्स ऑफ फर्स्ट लेयर। और क्या सिचुएशन बनेगी देखते रहिए। ये स्क्वायर वाली सिचुएशन थी, नीचे देखो बेटा स्क्वायर वाली, ठीक है। एक लेयर ये है और दूसरी लेयर बेटा, दूसरी लेयर इस तरह से जस्ट इसके ऊपर अलाइनमेंट रखते हुए। तो यहां मैं बेटा लिख सकता हूं क्या कि ये वाला हिस्सा हुआ फर्स्ट लेयर का
और ये वाला हिस्सा हुआ सेकंड लेयर का, कि एक लेयर थी, एक बॉल के जस्ट ऊपर दूसरी बॉल आ रही है बेटा, उसके डिप्रेशंस में नहीं आ रही। एक लेयर थी, उसके जस्ट ऊपर दूसरी लेयर बनी बेटा। अगर आप गौर से देख पा रहे हैं अच्छे से इसको बेटा, तो एक लेयर आपके पास नीचे थी, जस्ट इसके ऊपर बेटा दूसरी लेयर बनी, तो साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है कि क्या सिचुएशन बन के आएगी बेटा, क्या सिचुएशन बन के आ रही है। एक क्या सिंपल क्यूबिक सिचुएशन बन के आ रही है क्या बेटा, सिंपल क्यूबिक। और अगर फाइनली सिंपल क्यूबिक सिचुएशन बन के आ गई तो इसकी डिटेल अपन सारी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बताइएगा बेटा, सिंपल क्यूबिक में पैकिंग फ्रैक्शन सोल्व कर चुके थे अपन, कितना था, वही 52.4%। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था बेटा, 6। नहीं याद आ रहा, याद दिलाता हूं, देखिएगा बेटा, ये बनाना मत क्योंकि बना चुके हो, आप पीछे देख सकते हो कॉपी में वापस जाके, कि सिंपल क्यूबिक में क्या सिचुएशन थी बेटा। देखिए 4 यहां पर है और 4 यहां पर है बेटा, यही तो सिचुएशन बन के आ रही है, इसके जस्ट ऊपर, इसके जस्ट ऊपर, इसके जस्ट ऊपर, इसके जस्ट ऊपर बेटा, ये सिचुएशन है। तो 4 यहाँ है बेटा, 4 यहाँ है बेटा। अब ये वाले का अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करूं, बहुत आसानी से देख सकते हो बेटा। देखो क्या होगा, एक लेफ्ट में होगा, एक राइट में, एक नीचे है, एक ऊपर, एक पीछे है और एक आगे की तरफ आएगा बेटा। तो कितना हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर, 6 हो जाएगा बेटा इसका। क्या इसमें हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है, बिल्कुल है, साफ साफ दिखाई दे रहा है बेटा, हॉरिजॉन्टली मैच करता हुआ चलेगा। क्या वर्टिकल अलाइनमेंट भी है, बिल्कुल है बेटा, ऊपर से नीचे भी मैच करता हुआ इसमें चलेगा बेटा। दोनों तरह का अलाइनमेंट इसमें प्रेजेंट है। और ये एक लेयर जो है बेटा, एक लेयर, उसे मैं ए नाम दे दूं तो दूसरी लेयर को भी क्या नाम दूंगा, ए। तो ये 3 डायमेंशनल का ए रिप्रेजेंटेशन हुआ। ध्यान दीजिए, 2 डायमेंशनल का ए रिप्रेजेंटेशन अलग बात, 3 डायमेंशनल का ए रिप्रेजेंटेशन अलग बात। फिर देखिए बेटा कि ए है, ए है, ए है, यहां ए जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को। और यहां जो ए है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा पूरी एक लेयर को। ये अंतर है बेटा, ए टाइप लेयर वापस ए टाइप लेयर, और यहां क्या था, ए टाइप रो और दूसरी भी ए टाइप रो। अरे क्या अंतर समझ आया क्या बेटा। तो थोड़ा सा मैं पीछे जाके यहां चिपका दूं कि यहां ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, रो को। यहां भी बेटा ए और बी दोनों ही किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रो को बेटा, कि रो के नीचे रो है और यहां पर बेटा लेयर के नीचे लेयर है। रो अलग बात, लेयर अलग बात, थोड़ा तो दिमाग लगाओ। यहां क्या था भाई, यहां था बेटा रो के नीचे रो, एक लाइन थी, उसके नीचे एक और लाइन बन गई बेटा। और यहां पर क्या है बेटा कि एक पूरी लेयर थी, लेयर के नीचे लेयर या लेयर के ऊपर लेयर, वो भी बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन में। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी बेटा, ये तो सिंपल क्यूबिक बन गई। दूसरी कंडीशन आप कुछ सोच सकते हो, स्फीयर्स ऑफ सेकंड लेयर आर ऑन डिप्रेशंस ऑफ फर्स्ट लेयर स्फीयर। आराम से देखिए, एक बार बनाना मत, 1 मिनट सामने देखिएगा बेटा। ये मेरे पास 4 स्फीयर थे, क्या इन चारों के यहाँ बीच में एक बेटा डिप्रेशन खाली जगह बनेगी कि नहीं बनेगी, बिल्कुल बनेगी। और फिर उसके ऊपर बेटा इन 4 इस स्फीयर में, यहां वाली सिचुएशन में अगर दूसरी लेयर के स्फीयर आ रहे हैं, ये सिचुएशन, तो बेटा अगर मैं क्यूब बना के बताता हूं आपको तो बहुत ही आसानी से आपको एक्सप्लेन हो पाएगा, इसलिए बना रहा हूं मैं। विजिबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है उसके केस में बेटा। थोड़ा सा इस तरह से बना दिया मैंने ताकि आपको और भी अच्छे से विजिबल हो सके कि क्या सिचुएशन है। हाँ बेटा,
ये थे। इस तरह से बेटा, और ये जो डिप्रेशन आपको दिखाई दे रहा है बीच में बेटा, इसके ऊपर आया और फिर वापस से 4 ऊपर और आ जाएंगे। थोड़ा सा कलर बदल दूं, इस तरह से, यानी 4 बॉल नीचे, प्रैक्टिकली सोचो 4 बॉल नीचे, फिर जो बीच में जगह मिलती है ना बेटा उसके ऊपर 1 बॉल रख दी और फिर वापस 4 बॉल ऊपर। यानी क्या सिचुएशन हुई कि 4 ऊपर और 4 नीचे वाली तो सिंपल क्यूबिक के जैसे हो गई, और बीच में आपने एक बॉल बेटा, बीच में एक बॉल आपने एक और रख दी दूसरी। तो बेटा क्या सिचुएशन बनी, अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको आसानी से ऑब्जर्व होने वाली स्थिति में बनाऊं, ताकि ऑब्जर्व भी हो सके ना भाई, तो किस तरह से बनाते हैं देखो बेटा, बॉल को थोड़ा छोटा बना देते हैं कि 4 नीचे 4 ऊपर और बेटा 1 इसके बीच में डिप्रेशंस में। तो क्या सिचुएशन बनी, ये बेटा फर्स्ट लेयर ए टाइप की, ये वाली बेटा किसको और रिप्रेजेंट कर रही है, सेकंड लेयर को बेटा बी टाइप की, और ये वाली वापस से बेटा कौन सी आ गई, थर्ड लेयर। और ये वापस ए टाइप की। क्या स्थिति कुछ क्लियर हुई क्या बेटा, यानी ए बी ए बी ए बी, और यहां ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेयर को, 3D। अगर कुछ कुछ समझ आ रहा है, कुछ कुछ याद आ रहा है, तो कौन सी क्यूबिक की सिचुएशन आपको याद आ रही है, क्या ये फाइनली बीसीसी बन गया क्या, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, पढ़ा चुका हूं पिछले लेक्चर में बेटा, बॉडी सेंटर्ड। और बॉडी सेंटर का पैकिंग फ्रैक्शन बाकायदा पूरा एक्सप्लेन किया है 68%। कोऑर्डिनेशन नंबर तो दिखाई दे ही रहा है बेटा कि ये जो बीच में बोला 4 नीचे और 4 ऊपर वाली को बेटा टच करेगा, 8 आ गया। और बेटा यहां पर हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट तो है पर वर्टिकल अलाइनमेंट नहीं है। तो बेटा स्थिति क्या आई, फिर से छोटा सा रिवीजन अगर करूं तो बेटा पहले एक रो बनी, फिर रो की सहायता से 2 लेयर बनी, 2 तरह की लेयर, सॉरी, एक रो बनी, रो से 2 तरह की लेयर बनी, स्क्वायर 2D, हेक्सागोनल 2D, ठीक है। फिर स्क्वायर के 2D से स्क्वायर के 3D पर जब आए तो फिर से 2 सिचुएशन बनी, एक सिंपल क्यूबिक और एक बीसीसी। ये तो मामला निपट गया किसका, स्क्वायर वाले का। अब किसका मामला चालू होगा, हेक्सागोनल वाले का बेटा। भाई हेक्सागोनल के 3D पे भी तो पहुंचना है ना भाई अपन को, देखते रहिए बेटा क्या सिचुएशन है, चेक करते हैं भाई। हाँ भैया यहां जाना है, 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल से 3 डायमेंशनल पे पहुंचना है। और यहां पर बेटा 2 सिचुएशन फिर बनेंगे, लेकिन यहां सिचुएशन की बेटा तरीका अलग होगा सीखने का। देखिएगा एक्चुअली क्या है बेटा, इसमें प्लेसिंग ऑफ, देखिएगा गौर से, प्लेसिंग ऑफ सेकेंड लेयर स्फीयर्स, ये है इसमें कि एक लेयर आप बना चुके हो हेक्सागन की और उसके ऊपर आप बेटा दूसरी लेयर के स्फीयर पुट अप कर रहे हो, रख रहे हो। कहां प्लेस होता है, इन दी डिप्रेशंस ऑफ या ऑन द डिप्रेशंस ऑफ
फर्स्ट लेयर स्फीयर्स या फिर ओनली ऑन वन टाइप ऑफ ट्रायंगुलर वॉइड। ये जो मैंने लिखा ना बेटा, ये आपको थोड़ा सा इस डायग्राम को देख के समझ आएगा। देखिए इधर, ये था हेक्सागोनल वाली सिचुएशन। इसमें ट्रायंगुलर वॉइड बेटा कितने तरह के बताए मैंने? 2 तरह के, अपवर्ड और डाउनवर्ड बताए, अपवर्ड और डाउनवर्ड। तो जब दूसरी लेयर आएगी, पहली बात तो इनमें जो डिप्रेशंस बचे ना बेटा उनके ऊपर आएगी। लेकिन प्रैक्टिकली ये देखा गया कि जब दूसरी लेयर आती है तो वो किसी एक ही तरह के ट्रायंगुलर वॉइड को कवर कर पाएगी, या तो सारे अपवर्ड्स को कवर करेगी या सारे डाउनवर्ड्स को कवर करेगी। दोनों एक साथ दूसरी लेयर कवर नहीं कर पाती। दूसरी लेयर जो है ना बेटा, वो दोनों तरह के ट्रायंगुलर वॉइड एक साथ कवर नहीं कर पाएगी, या तो अपवर्ड्स को कवर करेगी या फिर बेटा डाउनवर्ड्स को कवर करेगी। बेटा दोनों एक साथ कवर नहीं कर पाएगी। बेटा बनाते हैं प्रैक्टिकली इसकी सिचुएशन, देखते हैं बेटा। देखिए ये लिखा हुआ है, प्रैक्टिकल सिचुएशन देखिएगा बेटा। ये रही, क्या आपको ये ऑब्जर्व हो रहा है बेटा? थोड़ा सा गौर से देखिएगा, थोड़ा सा गौर से देखिएगा बेटा, थोड़ा दिमाग लगा के गौर से देखिएगा। ये है बेटा एनसीईआरटी का डायग्राम, जो एक्चुअली 2 डायमेंशनली बनाया हुआ है। थोड़ा सा हिंट मैं इसमें भी करूं तो अगर आप गौर से देख पा रहे हैं तो बेटा इसके अंदर देखो आप, रेड, डार्क रेड वाले स्फीयर दिखाई दे रहे हैं, और आपने देखा हो तो लाइट रेड वाले स्फीयर भी आपको दिखाई दे रहे हैं। यानी एक लेयर है डार्क रेड वाले स्फीयर की पीछे की तरफ, आप चाहें तो एनसीईआरटी खोल के बैठ सकते हैं बेटा। एक लेयर है डार्क रेड वाले स्फीयर्स की पीछे की तरफ, और फिर उसके ऊपर रख दिए गए बेटा लाइट रेड वाले स्फीयर्स। अगर आप एनसीईआरटी खोल के बैठेंगे तो और भी अच्छे से आपको ऑब्जर्वेशन आएगा। एक है बेटा डार्क रेड वाले स्फीयर, पीछे की तरफ एक लेयर बन गई और उसके ऊपर लाइट रेड वाले स्फीयर्स चिपकाए हुए। अगर आप गौर से देख पा रहे हैं इन लाइट रेड वाले स्फीयर्स को बेटा, तो देखिएगा बेटा क्या ये एक ही तरह की ट्रायंगुलर वॉइड को कवर कर पा रहे हैं? देखो इसने बेटा अपवर्ड वाले को कवर किया, इसने देखो इसने भी अपवर्ड वाले को कवर किया। नीचे आ जाओ, इसने भी अपवर्ड वाले को कवर किया। देखो बीच में जो ट्रायंगुलर वॉइड है वो कैसा है? अपवर्ड ही तो है तीनों में। क्या यहां पर ये डाउनवर्ड वाला जो बेटा बीच में ओ लिखा हुआ था, जो डाउनवर्ड वाला ट्रायंगुलर वॉइड था, वो बेटा अभी भी खाली रह गया क्या? बिल्कुल खाली रह गया बेटा। वहां देखिए थोड़ा सा 3D प्रेजेंटेशन है, थोड़ा सा बेटा, क्योंकि सोचना सारा यहीं से है। वापस इधर देखिए, आपको क्या यहां पर बेटा 2 तरह के ट्रायंगुलर वॉइड दिखाई दे रहे हैं क्या? अगर आप अच्छे से बेटा विजुअलाइज कर पा रहे हैं तो ये वाला जो ट्रायंगुलर वॉइड है, जिसमें मैंने ये वाली सिचुएशन देखी है बेटा, ये ट्रायंगुलर वॉइड क्या अपवर्ड ट्रायंगुलर वॉइड है क्या? आराम से देख लीजिए, अपवर्ड ट्रायंगुलर वॉइड। और दूसरा जो है बेटा, ये देखिए, क्या ये डाउनवर्ड ट्रायंगुलर वॉइड है क्या? डाउनवर्ड। और इस डाउनवर्ड वाले में बेटा देखो ये ब्लैक डॉट जो है ना बेटा पूरा लगाया, इसमें दिखाई नहीं गया होगा बेटा ये तो। ये लो, ये सिचुएशन। अब क्या किया गया है बेटा, इसके ऊपर ये दूसरी लेयर लगा दी गई है। एक लेयर ये थी और इसके ऊपर दूसरी लेयर ये लगा दी गई है। क्या ये लेयर आपको दिखाई दे रही है बेटा? ये वाली क्लियर है स्थिति बेटा?
कि कोई एक ही तरह के वर्ड कवर होंगे। वापस देख लीजिए एनसीईआरटी वाला डायग्राम, फिर देखिए बेटा, क्योंकि इमेजिनेशन में कुछ समय लगता है इसमें। आप एनसीईआरटी लेके बैठिए, उसकी रीडिंग लगाते चलिए, साथ में ये भी समझते चलिए, थोड़ा समय देना पड़ेगा, चीज बहुत आसान हो जाएगी। कि क्या कंडीशन थी, आप बेटा डार्क रेड वाली सिचुएशन देख रहे हैं, डार्क रेड वाले स्फीयर की, और उसके ऊपर है लाइट रेड वाले स्फीयर्स। बेटा आप गौर से देखिए, एनसीईआरटी में देख लीजिए आप कि जो लाइट रेड वाले स्फीयर हैं वो सिर्फ और सिर्फ बेटा इस टी के ऊपर आ रहे हैं बेटा, यानी सिर्फ और सिर्फ अपवर्ड वाले, जो बेटा अपवर्ड वाली सिचुएशन के वॉइड है ट्रायंगुलर, सिर्फ उन्हीं को कवर कर रहे हैं। तो आराम से देख लीजिए आप, एनसीईआरटी में देखो, बार बार कह रहा हूं मैं आपको बेटा, और उसमें नहीं देख पा रहे हो तो यहां देखो, थोड़ा सा गौर लगाओ, थोड़ा दिमाग में जोर लगाओ कि जो मैंने ब्लैक कर दिए ना बेटा सारे स्फीयर, ये सारे अपवर्ड वाले ट्रायंगुलर वर्ड के ऊपर आ रहे हैं, सारे के सारे अपवर्ड के ऊपर आ रहे हैं, और डाउनवर्ड अभी भी पेंडिंग है। ये सिचुएशन मैं कहना चाह रहा हूं आपको। कुल मिलाकर बात ये कि मैंने क्या लिखा कि ऑन द डिप्रेशन ऑफ फर्स्ट लेयर स्फीयर, लेकिन इसमें भी सिर्फ और सिर्फ ओनली ऑन वन टाइप ऑफ ट्रायंगुलर वॉइड, या तो बेटा कौन से के ऊपर, आइदर अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड, लेकिन आएंगे सिर्फ एक ही तरह के ऊपर बेटा। अब बेटा बात ये इतनी खास नहीं है, बात इसके बाद जो मैं बोलूंगा वो खास है कि ऐसा करने से, ध्यान दीजिएगा बेटा, ऐसा करने से दो तरह के वॉइड जनरेट होंगे। ये जनरेट करेंगे बेटा, क्या वॉइड जनरेट करेंगे, कितने तरह के, दो तरह के बेटा। एक होगा टेट्राहेड्रल वॉइड और एक होगा ओक्टाहेड्रल वॉइड। एक होगा टेट्राहेड्रल वॉइड टाइप और एक होगा ओक्टाहेड्रल वॉइड टाइप। बेटा रटो मत, समझाऊंगा, आराम से देखिए बेटा। आप इधर हिस्सा, एक बहुत छोटा सा हिस्सा मैं बताता हूं आपको कि आप ये वाला पोर्शन चेक कीजिए एक बार, क्या ये विजुअलाइज हो रहा है, नहीं हो रहा। तो ये देखो, ये वाला पोर्शन बेटा, ये सारा विजुअलाइजेशन का खेल है। 1 2 3 ये स्फीयर नीचे दबे हुए, और 4 ये स्फीयर इनके ऊपर। 1 2 3 ये तीनों स्फीयर नीचे दबे हुए, और ये चौथा स्फीयर इनके ऊपर। क्या ये सिचुएशन आ रही है? 1 2 3 स्फीयर नीचे दबे हुए और चौथा स्फीयर इनके ऊपर। फिर देखिएगा कि बेटा ये 3 स्फीयर नीचे, क्या दिखाई दे रहा है बेटा? 3 स्फीयर नीचे दिख रहा है क्या बेटा? और चौथा स्फीयर इनके ऊपर। ये सिचुएशन है, क्या विजुअलाइज हुआ? 3 स्फीयर नीचे एक लेयर के बेटा, और दूसरी लेयर का स्फीयर ये यहां आ गया। अगर आप अच्छे से विजुअलाइज कर पा रहे हैं तो इन चारों बोलों के सेंटर को अगर मैं मिलाऊं तो एक टेट्राहेड्रॉन बनेगा। क्या बनेगा? टेट्राहेड्रॉन। इन चारों बोलों के सेंटर को अगर मैं मिलाऊं तो क्या बनेगा? एक टेट्राहेड्रॉन बनेगा बेटा। थोड़ा सा आप ऑर्गेनिक भी सोच लो तो काम आसानी से हो जाएगा कि बेटा 3 बॉल नीचे हैं और 1 बॉल ऊपर है, तो 3 बॉल का सेंटर ये रहा, 1 बॉल का सेंटर ये रहा, 3 बॉल का सेंटर ये रहा, 1 बॉल का सेंटर ये रहा। क्या टेट्राहेड्रॉन सिचुएशन बनेगी? बिल्कुल बनेगी। और इसी वजह से इस वॉइड का नाम क्या रखा गया? टेट्राहेड्रल वॉइड। क्यों? क्योंकि अगर इन चारों बॉलों के सेंटर को मिला दिया जाए तो एक टेट्राहेड्रॉन जनरेट होगा। इसीलिए जो बीच में स्फीयर बना, बीच में जो खाली जगह बनी, उसको कौन सा वॉइड बोला गया? टेट्राहेड्रल वॉइड बोला गया। अरे क्या स्थिति क्लियर है क्या? फिर देख लो, ये 3 बेटा दिख रहा है और ये इसके ऊपर बेटा, तो 3 के सेंटर नीचे आ गए, 1 ऊपर आ गया, और बीच में जो वर्ड बनेगा ना बेटा, इनके बीच में देखो, इधर इनके बीच में वर्ड बनेगा। क्या ये वर्ड दिखाई दे रहा है? अरे दिख रहा है क्या बीच में वर्ड? इनके इन 3 बॉल और इस बेटा येलो वाली बॉल के बीच में ये जो वर्ड बनेगा ये किस शेप का होगा? ये होगा टेट्राहेड्रल शेप का बेटा।
अच्छा, ये वॉइड कहां बना? ये वॉइड वहां बना जहां पर दूसरी लेयर का स्फीयर आ चुका। ध्यान दीजिए, ये वॉइड वहां बना जहां पर दूसरी लेयर का स्फीयर आ चुका, यानी ट्रायंगुलर वॉइड था। कैसा वॉइड था? ट्रायंगुलर। उसके ऊपर दूसरी लेयर का स्फीयर आ गया और बेटा उसने इस ट्रायंगुलर वॉइड को टेट्राहेड्रल वॉइड में कन्वर्ट कर डाला। लेकिन अभी एक स्फीयर और बाकी है बेटा। अरे कौन सा स्फीयर बाकी है बेटा? अभी वो स्फीयर बाकी है जिस पर दूसरी लेयर भी नहीं आई। देखिए यहां पर जो ओ लिखा हुआ है ना बेटा, बीचों बीच, ये ओ दिख रहा है, ये ओ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ओ वाला। अगर आप गौर से देखें, थोड़ा दिमाग लगा के एनसीईआरटी में देख लो, चाहे यहां देख लो, ये ओ ऐसी जगह है जहां पर ना डार्क रेड वाले आ रहे हैं बेटा और ना लाइट रेड वाले आ रहे हैं, दोनों ही नहीं आ रहे, ना डार्क रेड ना लाइट रेड। ये बेटा अभी भी खाली जगह बाकी है बीच में। और यहां जो वॉइड जनरेट होगा वो कैसा वॉइड होगा समझाता हूं। देखो बेटिया, आप हिस्सा ये वाला देखिएगा, गौर से देखिएगा। ये वाला हिस्सा अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो 3 स्फीयर ये नीचे आ रहे हैं, या सॉरी 3 स्फीयर ऊपर आ रहे हैं बेटा, 3 स्फीयर ऊपर आ रहे हैं और 1 2 और ये पीछे जो है बेटा तीसरा स्फीयर नीचे है। 3 स्फीयर नीचे, 3 स्फीयर ऊपर। इस वाले प्रेजेंटेशन में देखो तो साफ दिखेगा, 3 स्फीयर नीचे और 3 स्फीयर ऊपर। हो गए 6 स्फीयर बेटा। अरे हुए कि नहीं हुए? और 6 वाले में बेटा कोई बात नहीं, बना के बताता हूं बेटा, रटो मत। इसका सेंटर, ऊपर वाले का सेंटर देखो, ये रेड वाले का, ठीक है, एक रेड वाले का ये, एक रेड वाले का ये, 3 सेंटर तो ये बना डाले मैंने। अच्छा बेटा 3 सेंटर ये लो इस स्काई ब्लू वाले के, ठीक है बेटा। अब क्या बनाऊं मैं इसके ऊपर? ये देखो बेटा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या ऑक्टाहेड्रल वाली सिचुएशन बनी क्या बेटा? नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं भाई, नहीं दिख रहा, मैं दिखाता हूं बेटा अभी आपको। इसका काम हो गया, इसको थोड़ा साइड में कर दूं बेटा। थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं, आसानी से विजुअलाइज हो जाएगा। देखिए बेटा विजुअलाइज करवाता हूं। रेड वाले के बेटा, रेड वाले के बना रहा हूं 1 2 और 3। स्काई ब्लू भी तो है ना बेटा? सॉरी थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा जगह चाहिए ना भाई। अब स्काई ब्लू वाले के बेटा 1 2 और ये 3। और आपने वीएससी पीआर पढ़ा है बेटा, वहां से सोच लो। वीएससी पीआर में बेटा आपने साफ साफ पढ़ा है ये वाली सिचुएशन कि ओवरऑल इसमें अब क्या होगा कि ये 4 हेड्रन ऊपर बनेंगे और 4 हेड्रन कहां बनेंगे बेटा? 4 हेड्रन बन जाएंगे नीचे की तरफ। ऑक्टाहेड्रन सिचुएशन बन जाएगी बेटा। अरे कैसी सिचुएशन बनेगी? ऑक्टाहेड्रल सिचुएशन बन जाएगी। क्या ये स्थिति क्लियर है बेटा आप लोगों को? अरे बोलो भाई, क्या ये स्थिति क्लियर है सभी लोगों को बेटा कि कौन सी सिचुएशन बन जाएगी? ऑक्टाहेड्रन। 1 मिनट दीजिएगा मुझे बेटा आप। देखिए इधर बेटा, कुछ भी नहीं रखना, सब सीखो। इधर देखिए बेटा कि टोटल मेरे पास 6 वैलेंसी आ चुकी है बेटा। 4 प्लेन में, 1 ऊपर और 1 नीचे। आ गई 6 वैलेंसी 4 प्लेन में, इस स्क्वायर में 1 ऊपर 1 नीचे। तो देखिए बेटा 8 हेड्रन कैसे बनेंगे? 1 हेड्रन होगा राइट साइड में, ये और ये मिलाते हुए, क्या दिखाई दे रहा है? इस तरह से। 1 होगा लेफ्ट में, 1 आगे की तरफ, 1 पीछे की तरफ। 4 ऊपर और 4 नीचे। ऑक्टाहेड्रन सिचुएशन बनेगी।
यानी कुल मिलाकर अगर मैं इन स्फीयर के सेंटर को मिला दूं तो बीच में एक ओक्टाहेड्रन मिलेगा, इसलिए मैंने इसको क्या नाम दे दिया, ओक्टाहेड्रल वॉइड, और इसको क्या नाम दे दिया, टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या स्थिति कुछ क्लियर हुई क्या बेटा आप लोगों को? एग्जाम में डायग्राम नहीं बनाने होते बेटा, डरो मत। एग्जाम में आपको इसमें डायग्राम नहीं बनाने होते, डायग्राम नहीं पूछेगा, सिर्फ कंसेप्चुअल बातें पूछी जाती हैं। हाँ बेटा, अब कंसेप्चुअल बातों में क्या सवाल बनता है कि हेक्सागोनल 2D से जब आप हेक्सागोनल 3D पे जा रहे हो तो बेटा शुरुआत होती है प्लेसिंग ऑफ सेकंड लेयर से। सेकंड लेयर कहां पर प्लेस हुई, डिप्रेशंस के ऊपर आई, लेकिन उन्होंने क्या कवर किया ये आपने सीखा। अब कंसेप्चुअल बात आती है, क्या कवर किया उन्होंने, ट्रायंगुलर वॉइड कवर किया। क्या एक साथ दोनों तरह के कवर कर लिया, अपवर्ड डाउनवर्ड? नहीं बेटा, सिर्फ एक ही तरह के ट्रायंगुलर वॉइड वो कवर कर पाते हैं बेटा। क्या लिखा मैंने यहाँ पर, ओनली वन टाइप ऑफ ट्रायंगुलर वॉइड, आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड कवर। अब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, यहां से बेटा it would generate two type of voids। हाँ बेटा, कौन कौन सा, टेट्राहेड्रल वॉइड और ओक्टाहेड्रल वॉइड बेटा। और टेट्राहेड्रल वॉइड बेटा रटो मत, इधर देखो, 3 बॉल नीचे और 1 बॉल इनके ऊपर, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बनेगा, 4, क्योंकि 4 से गिर के बनेगा। इस वॉइड में जो भी जाएगा ना, इस वॉइड के अंदर कोई अगर कोई गया, अगर कोई इस वॉइड के अंदर जाएगा तो वो 4 स्फीयर से गिरा होगा। ओक्टाहेड्रल वॉइड बेटा बताइएगा क्या था, 3 स्फीयर नीचे और 3 स्फीयर कहां, ऊपर। बीच में खाली जगह बच गई। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, बोलो फटाफट, 8 होगा कि 6 होगा? 6 होगा भाई, 6। अरे 3 नीचे 3 ऊपर से ही तो गिर के बना हुआ है बेटा। ये स्थिति बनी टेट्राहेड्रल और ओक्टाहेड्रल वॉइड की बेटा। टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बना, टेट्राहेड्रल वॉइड कब बना, जब पहली लेयर के ऊपर दूसरी लेयर आई तो दूसरी लेयर और पहली लेयर के बीच में। और ओक्टाहेड्रल वॉइड कहां बना, ये बेटा जहां पर पहली और दूसरी लेयर दोनों का ही स्फीयर नहीं है, उस जगह पे कौन बना, ओक्टाहेड्रल वॉइड बेटा। टेट्राहेड्रल वॉइड कहां बना, इन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड लेयर स्फीयर। और ये कहां बना, इन लेफ्ट स्पेस फ्रॉम बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड लेयर स्फीयर बेटा। ये वहां बना जहां पहली और दूसरी लेयर दोनों ने ही खाली जगह छोड़ दी, वहां पर ये जनरेट हुआ। देखिए इधर बेटा, ओक्टाहेड्रल वॉइड की सिचुएशन भी देखिए बेटा आप लोग। टेट्राहेड्रल में आपको समझा चुका हूं भाई कि 3 ये रहा, 1 ये बना दिया, ठीक है। और ओक्टाहेड्रल में क्या सिचुएशन है, देखो बेटा कि ये सिचुएशन आपके पास आती है, अच्छे से देख लीजिए बेटा। ये सिचुएशन कि एक लेयर ये है बेटा, ठीक है, दूसरी लेयर इसके ऊपर इस तरह से, या ऐसे देखिए बेटा। और इसी को ऐसे भी देखा जा सकता है, ऐसे देखोगे तो आपको साफ साफ ओक्टाहेड्रल ज्योमेट्री दिखाई देगी। घुमा के देख लीजिए, 3 नीचे ग्रीन वाले, 3 येलो वाले ऊपर, ठीक है। और इसे अब ऐसे देखिए बेटा, 4 बॉल स्क्वायर में आ गई, 1 बॉल ऊपर 1 बॉल नीचे, और बीच में जो वॉइड बनेगा वो कैसा वॉइड बनेगा,
ओक्टाहेड्रल वॉइड जनरेट होगा। अरे अब तो स्थिति क्लियर हुई क्या बेटा आप लोगों को? ये सिचुएशन बनती है इसमें। अभी तक अपन ने कितनी लेयर बनाई है बेटा? अभी तक अपन ने सिर्फ और सिर्फ कितनी लेयर बनाई है? 2 लेयर बनाई है हेक्सागन वाले में बेटा। 2 लेयर सी सिचुएशन से टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड जनरेट हो चुके हैं।